स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। क्या आप जानते हैं कि भारत की संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं बल्कि लोकतंत्र का असली मंदिर है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद हमारे संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की धड़कन है। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, नीतियाँ तय करते हैं और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसद भवन की वास्तुकला, इसकी कार्यप्रणाली, इसके ऐतिहासिक क्षणों में कितने राज छिपे हैं? आइए इस वीडियो में देखते हैं भारतीय संसद की पूरी कहानी। शुरुआत करते हैं संवैधानिक आधार। कुछ आर्टिकल हैं जिन पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। आर्टिकल 79 है जिसमें पूरी संसद के 3 अंग होते हैं। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है और आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। आर्टिकल 83 दोनों सदनों का कार्यकाल, अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद को संबोधन, अनुच्छेद 100 मतदान की प्रक्रिया, अनुच्छेद 107 से 111 विधेयक पारित करने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में, अनुच्छेद 118 संसद की कार्यप्रणाली के नियम और अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही पर न्यायालय का हस्तक्षेप। इन आर्टिकल पे हम डिटेल वीडियो भी बाद में बना देंगे। ये अभी भारतीय संसद की बात हो रही थी तो इन आर्टिकलों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। तो इन आर्टिकलों को आपको नोट डाउन भी करना है और इनको याद भी रखना है कि जो राज्यसभा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, लोकसभा की जो संरचना है वो किस आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि यदि आप केवल इतना भी देखेंगे कि लोकसभा 81 पे है तो बहुत बार एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर भारतीय संसद की बात कर रहे थे तो मैंने बात करी तो भारत की संसद के 3 अंग हैं। पहली है लोकसभा, दूसरी है आपकी राज्यसभा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा आपका राष्ट्रपति है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, आर्टिकल 81 के अंतर्गत इसके बारे में कहा गया है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, आर्टिकल 80 के तहत। एक राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रेसिडेंट संसद के सत्र को बुलाते हैं। तो यानी कि भारत की संसद के ये 3 अंग हैं। भारत की संसद आर्टिकल 79 के अंतर्गत आती है। ये हमने अभी आपको जब आर्टिकल वाला बात करी थी उसमें भी बताया था। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट है, कई बार ये बात भी आती है कि जो भारतीय संसद है, क्योंकि हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली हैं, उस पर भी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी चीज़ हमने किस देश से ली है। इंग्लैंड से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, यूएसए से क्या लिया है, इंग्लैंड से क्या लिया है। तो उसी प्रकार भारत के संविधान में संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर यानी कि अंग। अब हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं लोकसभा। इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। शुरुआत करते हैं कि सदस्य कितने होते हैं। तो अधिकतम जो सदस्य हैं वो 552 हैं, जिसमें से 530 राज्यों से हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हुए लेके चलेंगे और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन अपने साथ रख लें, चीज़ों को नोट करें, मेरे को सुनते रहें। जो जानकारी इसके अंदर लिखी हुई है उसको इससे नोट करें, जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको भी आप नोट कीजिए, क्योंकि कोई भी जानकारी आप तक कोई भी छूटे ना। तो 530 राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, ये क्लियर है, ठीक है भाई। यानी कि टोटल संख्या 552 है, जिसमें से 530 राज्यों से हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आने हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा इसमें मनोनीत होते हैं। अब नामांकन वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के पहले से नॉमिनेटेड किए जाते थे प्रेसिडेंट के हिसाब से, अब ये
प्रावधान खत्म कर दिया है। तो वर्तमान में जो सदस्य हैं इनको भी याद रखना है, अधिकतम 552 हो सकते हैं अभी की कंडीशन के हिसाब से, और अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं उसमें से 543 सदस्य हैं। तो ये सभी बात बिल्कुल नोट डाउन हो। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, उसमें पूछा जाता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या, तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका अधिकतम सदस्यों की संख्या जो कि 552 है, उसमें से भी आपको पता होना चाहिए कि 530 तो स्टेट से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से आएंगे, 2 पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के नॉमिनेट किए जाते थे, वो प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। अभी वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। इतने तक क्लियर है सभी को। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, लोकसभा में जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, ये भी सभी लोगों को पता है, जिसमें कि 18 वर्ष से ऊपर कोई भी मतदान दे सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है या पहले भंग भी हो सकती है। तो यहाँ पर लोकसभा में थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ, वैसे राज्यसभा में भी बताऊँगा। जो लोकसभा है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यदि मैं यहीं पर अभी मैं कंपेयर करूंगा वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी, यानी कि लोकसभा केवल 5 साल के लिए होता है, बीच में भंग भी हो सकता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, जबकि राज्यसभा परमानेंट है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु जो भी मेंबर बनेगा लोकसभा का, उसकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें जो अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के नाम से जाना जाता है। यदि हम विशेष अधिकार की बात करें, जो हमारी लोकसभा के पास विशेष अधिकार है वो है धन विधेयक, मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, तो सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जो सरकार है हमारी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जवाबदेही है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे माना किसी की सरकार अभी चल रही है, यदि वो सरकार किसी कारण से कुछ सदस्यों के बहुमत के हिसाब से गिर जाती है, तो वो भी अविश्वास प्रस्ताव वाला सिस्टम भी हम कहाँ लाएंगे, लोकसभा में। क्योंकि राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर को मतलब सरकार बना रहे, क्योंकि लोकसभा में क्या है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपनी अपनी संसदीय सीट से चुन के आते हैं। वो संसद क्या करते हैं, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो अपना एक नेता बनाते हैं जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा सदन का नेता होता है, यानी कि वो लोकसभा यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो भी मेंबर है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा का सदस्य है। जिनकी वहाँ पर ज़्यादा संख्या रहती है, जो भी पार्टी वहाँ पर अपना बहुमत सिद्ध कर देती है, तो वो व्यक्ति किसी एक को अपना सदन का दल का नेता बना देती है। यदि बाई चांस उनका बहुमत लोकसभा में खो जाता है तो वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव वगैरह भी लाए जा सकते हैं कि इनकी सरकार अब यहाँ पर हटने वाली है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। सदस्य संख्या की बात करें तो अधिकतम 250 हैं, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, यानी कि 250 हैं, मतलब अधिकतम जो संख्या है वो अभी 250 है, जिसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य हैं इन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 245 हैं, यानी कि ये याद रखना अधिकतम कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं इसको, अधिकतम 250 हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं 245, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड हैं। जो 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये अपने अपने कार्य क्षेत्रों में काफ़ी अधिक प्रतिभाशाली लोग होते हैं। जैसे कोई खेल से होगा, कोई साइंस से हो सकता है, कोई आपका साहित्य से हो सकता है, कोई फिजिक्स से हो सकता है, यानी कि अपने अपने क्षेत्रों में, जो भी कला से हो सकता है, संस्कृति से हो सकता है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल कर रखी है, ये 12 लोग अपने
फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, जैसे आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये सब लोग क्या होते हैं कि ये नॉमिनेटेड किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति इनको नॉमिनेट करता है। लेकिन ये नॉमिनेट ऐसे ही नहीं कर लेते हैं, ये अपने अपने जो क्षेत्र रहते हैं उनमें काफ़ी मतलब महान होते हैं। चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पर है, समझने की बात है। प्रत्यक्ष चुनाव जहाँ पर भी जिक्र आएगा वहाँ पे होगा कि प्रत्यक्ष चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट डालेगी, उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष वोटिंग का मतलब यह है कि उसमें जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। अब जो ये राज्यसभा है इसको हम क्या कह रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं, यानी कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। यानी कि इनको कौन चुनेगा, जो हमारी राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो अपने विधानसभा जो भी मतलब अपने अपने पार्टी वाले जो भी सदस्य नॉमिनेट करते हैं उन लोगों को चुन के फिर राज्यसभा में भेजते हैं, यानी कि ये राज्य विधानसभाएं चुनती हैं। उसके बाद न्यूनतम आयु जो है इसमें 30 वर्ष, जैसे आपने लोकसभा में देखा, लोकसभा में 25 साल थी जो सदस्य बनने की, यानी लोकसभा का सदस्य 25 साल की उम्र में बनेगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य 30 साल की उम्र में बनेगा। अब जैसे आपने देखा लोकसभा का जो अध्यक्ष था वो लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ जो अध्यक्ष होगा वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, यानी कि जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। विशेष अधिकार क्या है, राज्यों के हितों की रक्षा करना, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस बनाने की शक्ति, यदि लोकसभा भंग हो जाए तब भी कार्य जारी रख सकती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा लोकसभा को किसी कारण से बहुमत वगैरह नहीं है, किसी कारण से सरकारें वगैरह गिर जाती हैं, या राष्ट्रपति किसी कारण से इस तरीके की चीज़ों से लोकसभा यदि भंग हो जाती है तो राज्यसभा के माध्यम से काम चलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भी एक प्रकार से क्या है, वो भी भारतीय संसद का एक अंग है और उच्च सदन है। सबसे बड़ी बात है उच्च सदन है, इसीलिए कि एक को तो भंग करने की शक्ति है, एक तो भंग हो सकता है, एक नहीं हो सकता है, यानी कि ये कभी भंग हो ही नहीं सकता है। यानी कि इसमें इनका कार्यकाल 6 साल तक मतलब 6 साल का होता है, बीच बीच में से इसमें कुछ लोग बाहर जाते हैं, फिर कुछ लोग फिर चुन के आते हैं, मतलब ये प्रोसेस चलते रहती है। इसमें आगे भी बात करेंगे। तो हमने एक लोकसभा और राज्यसभा का एक कंपेयर कराया। देखो वर्तमान अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552 है, राज्यसभा में 250 हैं। वर्तमान सदस्य 543 हैं, राज्यसभा में 245 है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, राज्यसभा का 6 वर्ष का होगा, स्थायी सदन है। चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष होगी, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होंगी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष होगी। अध्यक्षता यहाँ लोकसभा अध्यक्ष होगा, स्पीकर कहते हैं जिसको। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होंगे जो कि चेयरमैन कहलाते हैं, सभापति। वित्तीय शक्ति की बात करें, लोकसभा में प्रमुख धन विधेयक है, राज्यसभा सीमित सिफारिश मात्र के हिसाब से, यानी कि जो भी सिफारिश आती है उनको देखता है। यदि कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें, लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण हाँ अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि राज्यसभा का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसके बाद जॉइंट सीटिंग की बात करें तो एक जॉइंट सीटिंग होती है, संयुक्त सत्र कहते हैं जिसको, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऐसा आर्टिकल 108 यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत होता है। कौन बुलाता है जॉइंट सीटिंग? राष्ट्रपति बुलाते हैं। केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर ऐसा हो सकता है, ये क्लियर है कि जो संयुक्त सत्र है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद में जिक्र किया है? 108 में। इस चीज़ को नोट डाउन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आता है कि संयुक्त सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत है। किस चीज़ में बुलाया जा सकता है, संयुक्त सत्र कब बुलाएगा? ऐसी थोड़ा ना कि कुछ भी हो बुला दें, तो केवल साधारण विधेयक जब पारित हो रहे हो या वित्तीय विधेयक से रिलेटेड कोई बात हो तो ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त सत्र नहीं होता है। यदि कहीं पर धन विधेयक पारित होना है और कहीं संविधान में संशोधन होना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना है,
तो संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता। इसकी अध्यक्षता अब यहाँ पर है, बुलाते कौन है, नोट करो, बुलाते कौन है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाते हैं, 108। कब कब बुलाएंगे, केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पे। अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 102, जिसमें कि कारण क्या हो सकते हैं, किसी कोई भी मेंबर है उसको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि वो कुछ लाभ अर्जित करने की उसमें हो, दिवालियापन यानी कि मानसिक स्थिति वगैरह कुछ ऐसी हो, विदेशी नागरिकता उसने ले ली हो यानी कि उसकी नागरिकता वो विदेश में जाके उसने विदेशी नागरिकता ले ली हो तो यहाँ का मेंबर नहीं बन सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ एंड 10th शेड्यूल 1985 यानी कि कोई ऐसी चीज़ें जो मतलब कानूनी कोई विवाद वगैरह इस तरीके की चीज़ें हैं तो वो है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कोई भी मेंबर चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। यानी कि प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, तो लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ऐसा आर्टिकल 93 में क्या है, एक स्पीकर होता है यानी कि एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक लोकसभा मतलब उपाध्यक्ष होता है यानी कि डिप्टी स्पीकर होता है। यदि स्पीकर छुट्टी पर रहते हैं तो डिप्टी स्पीकर सदन को चलाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो चेयरमैन कहलाते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो उपसभापति होते हैं, ऐसा आर्टिकल 89 में कहा गया है। यदि बजट प्रोसेस की बात करें तो वार्षिक वित्तीय वितरण अनुच्छेद 112 के हिसाब से हम यहाँ पर जो भी बिल वगैरह होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम पेश करते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु। अब यदि निष्कर्ष की बात करें तो याद रखने योग्य कुछ पॉइंट हैं। देखो, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये भी पूछा जा सकता है, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व और संतुलन। लोकसभा वित्तीय मामलों में अधिक शक्तिशाली होती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, सेकंड चैम्बर ऑफ रिव्यू यानी कि कोई भी चीज़ को यानी कि जैसे लोकसभा से कोई बिल पास होके आया, लोकसभा से आया तो राज्यसभा में आया तो राज्यसभा उसको रिव्यू वगैरह भी कर सकती है। दोनों सदनों का संतुलन संघीय ढांचे को मजबूती है यानी कि जो दो सदन है इनका अपने आप में एक सिस्टम रहता है कि यदि आपने कोई लोकसभा में कोई बिल लाए और उसको फिर राज्यसभा भी उसी बहुमत के साथ पास करेगी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। राज्यसभा में कोई बिल आया उसको लोकसभा भेजेंगे तो लोकसभा के बाद राज्यसभा आ रहा है क्योंकि उच्च सदन है। और एक बात यहाँ पर और समझ लो, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व जहाँ पर हैं तो लोकप्रिय सदन होगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन, लेकिन लोकप्रिय सदन राज्यसभा है। यदि थोड़ा सा एमसीक्यू की बात करें इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपको, इन क्वेश्चनों के जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि केवल इसके में मतलब थोड़ा सा एमसीक्यू मैंने यूपीएससी लेवल के हिसाब से देखा है। कथन वाले केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 दोनों सही हैं। तो ये आपने कमेंट में मुझे आंसर बताने हैं जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा की कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देना, संविधान संशोधन विधेयक पारित करना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को धन विधेयक पर समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, केवल आंशिक रूप से सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष दोनों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। तो ये आपने इनके आंसर कमेंट में बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा को राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को भी राष्ट्रपति समय समय पर भंग कर सकते हैं। गलत कथन बताना है।
फिर है युग्मों पे विचार करना है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 108 संयुक्त सत्र, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण, यानी कि सही युग्म चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी कि कौन सा इसमें से सही है। तो ये आपने मुझे कमेंट में बताने हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसे और अच्छे से आप तक जानकारी पहुँचाएँ। कोई भी चीज़ हमारे माध्यम से गलत आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए, लेकिन हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उसमें हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि वगैरह हो जाती है तो आप भी उसे भी कमेंट में बताएं, जिससे कि हम उसको सुधार सकें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आज हमने भारतीय संसद को आसान भाषा में समझा। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।